हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू FFC 2.0 ब्लिंक। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम पढ़ रहे क्लास 12th NCERT बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर का आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर, यानी न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच जो अंतर है हम लोग उसको समझने वाले हैं। चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है ये आपके नीट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स के होते हैं और कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन सिंपली होता है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या करनी है, अंतर स्पष्ट करनी है। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या करनी है, अंतर स्पष्ट करनी है। अगेन ये जो टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा हुआ है, आरएनए और डीएनए से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच में सबसे पहला अंतर को समझते हैं। डिफरेंस फर्स्ट क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड आखिर में होता क्या है। तो आपको ने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर के शुरुआत में आपने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल में आपने देखा था कि 2 प्रकार के जो है पेंटोज शर्करा पाए जाते हैं और आपको जो है ना लगभग 5 प्रकार के जो है नाइट्रोजनी क्षार देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ आरएनए में पाए जाते हैं यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड टाइप के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं और कुछ जो है ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड टाइप के मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जो न्यूक्लियोसाइड है आखिर में होता क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है ना बुआ, जब न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित कोई भी पेंटोज शर्करा, न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार का पेंटोज शर्करा होता है। एक होता है राइबोज पेंटोज शर्करा और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाने वाला कोई भी पेंटोज शर्करा, चाहे वह राइबोज हो चाहे वह डीऑक्सीराइबोज हो, इसके साथ कोई भी नाइट्रोजनी क्षार, आपने पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड में जो है ना 5 तरह के नाइट्रोजनी क्षार देखने को मिलते हैं। एडेनिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं और यूरेसिल होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली कोई भी पेंटोज शर्करा के साथ, कोई भी पेंटोज शर्करा, ठीक है ना, उसके साथ अगर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है, कोई भी नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन हो, थाइमिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, यूरेसिल हो, कोई भी नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है, तब जाकर न्यूक्लियोसाइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो हमने क्या बोला, न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली कोई भी पेंटोज शर्करा के साथ कोई भी नाइट्रोजनी क्षार जब जुड़ती है तो एक नया यौगिक का निर्माण होता है जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मतलब क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाने वाला पेंटोज सुगर और इसके साथ अगर हम जोड़ देते हैं न्यूक्लिक एसिड में पाई जाने वाली नाइट्रोजनस बेस, तब जाकर जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड। यानी पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इक्वल टू क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। चलिए ये तो था न्यूक्लियोसाइड के बारे में। आप नीचे जरा सा पिक्चर देख लीजिए। पिक्चर में आपने क्या देख पा रहे हो, एक न्यूक्लियोसाइड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख पा रहे हो कि न्यूक्लिक एसिड में पाया जाने वाला एक पेंटोज सुगर लिया गया है जो कि राइबोज है। ठीक है, ये राइबोज जो है ये पेंटोज सुगर है और इसके साथ जोड़ दिया गया है एडेनिन प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, तो राइबोज पेंटोज सुगर के साथ एडेनिन प्रकार का नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया गया, तब जाकर एक नया यौगिक तैयार हुआ और इस यौगिक को हम लोग नाम दे रहे हैं एडिनोसिन। क्या नाम दे रहे बउआ, एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है, तो यह एक न्यूक्लियोसाइड है जो कि राइबोज शर्करा और एडेनिन प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार के जुड़ने से बनता है।
आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। ये जो है राइबोज शर्करा है और इसके साथ जुड़ा है एडेनिन प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार, तब जाकर बना है एक न्यूक्लियोसाइड, और जिस न्यूक्लियोसाइड को हम लोग क्या कह रहे हैं, एडेनोसिन कह रहे हैं। जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो पेंटोज शर्करा आप देख रहे हो ना, जो कि इस पिक्चर में राइबोज प्रकार का पेंटोज शर्करा है। क्यों? क्योंकि इसके दूसरे कार्बन पर हमको हाइड्रा ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहला कार्बन है जिसको 1' कहेंगे, ये दूसरा कार्बन है जिसको हम 2' कहेंगे, ये तीसरा कार्बन है जिसको हम 3' कहेंगे, और ये चौथा कार्बन है जिसको हम 4' कहेंगे, और ये जो है पांचवा कार्बन है जिसको हम 5' कहते हैं। ठीक है, तो जो पेंटोज शर्करा होता है, चाहे वो राइबोज हो चाहे वो डीऑक्सीराइबोज, इसकी स्पेशलिटी है कि इसके पास आपको जो है ना 5 कार्बन देखने को मिलेगा। अब होता एग्जैक्टली में क्या है, जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होना होता है ना, तो शर्करा के साथ, पेंटोज शर्करा के साथ जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ती है, वह पेंटोज शर्करा के पहली कार्बन से जुड़ती है। यह आपको ध्यान में रखनी है कि जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होना है तो पेंटोज शर्करा के पहली कार्बन के साथ नाइट्रोजनी क्षार जो है जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो पेंटोज शर्करा के पहली कार्बन के साथ आप देख रहे हो यहां पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़े हैं, और दोनों एक दूसरे से मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण किए हैं जिसको हम लोग एडेनोसिन कहते हैं। ठीक है, तो राइबोज एक पेंटोज शर्करा है, एडेनिन जो है वह नाइट्रोजनस बेस है, और इस दोनों के मिलने से जो नया यौगिक बना है वह एक न्यूक्लियोसाइड है जिसको हम एडेनोसिन कह रहे हैं। चलिए, ये तो था आपका न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, जब न्यूक्लिक एसिड में पाई जाने वाली कोई भी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना, कोई भी न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ता है। न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन जुड़ना चाहिए? फॉस्फेट समूह। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट समूह जुड़ता है तब जाकर एक नया यौगिक बनता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला क्या हो जाना है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाने वाला कोई भी न्यूक्लियोसाइड और इसके साथ जोड़ दीजिए आप फॉस्फेट समूह, बन जाएगा एक नया यौगिक जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। हमारे पीछे जो पिक्चर है, आप इस पिक्चर को जरा सा ध्यान से देखिए। आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम दिया गया है। इस न्यूक्लियोटाइड के डायग्राम में आपको क्या है, एक पेंटोज शर्करा जो कि बीच में लगाया गया है। इसका जो पहला कार्बन है यानी 1' पर नाइट्रोजनी क्षार जो कि एडेनिन प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां पर जो शर्करा है वो राइबोज शर्करा है और इसके साथ जोड़ दिया गया है एडेनिन को, तो बन गया है, ये तो बन गया है। जब राइबोज शर्करा के साथ एडेनिन जोड़ देंगे तो बन जाएगा ये न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जैसे ही हम फॉस्फेट समूह को जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देंगे, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम होगा एडेनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। चलिए, एडेनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट हम क्यों कह रहे हैं? एडेनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है ना, जब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है तो क्या देखने को मिलता है कि न्यूक्लियोसाइड का जो शर्करा है, न्यूक्लियोसाइड का जो पेंटोज शुगर है, इसका जो 5वां कार्बन है ना, वो अभी हमने बताया था ना, ये वाली जो कार्बन है, ये कौन सी कार्बन है? ये 5वां कार्बन है, और इस 5वीं कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? फॉस्फेट समूह जुड़ा है। तो नाम बता रहा है कि एडिनोसिन टाइप का न्यूक्लियोसाइड है, इसके 5वें नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट समूह को जोड़ दिया गया है और इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
तो न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बउआ, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। और हमने यहां पर यही किया है, एडिनोसिन टाइप का हमने क्या लिया था, एडिनोसिन टाइप का न्यूक्लियोसाइड लिया और इसके 5 प्राइम सिरा पर हमने एक फॉस्फेट को जोड़ दिया, बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड को हम नाम दे रहे हैं एडेनोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट दे रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस चीज को, जरा सा ध्यान से समझिए बउआ। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, ठीक है ना, हम दोनों को मिक्स करके बात कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बात कर रहे हैं। हम ना आरएनए स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ना डीएनए स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, हम न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, इसमें आपको 2 तरह का शुगर पेंटोज शर्करा देखने को मिलता है, 2 तरह का आपको पेंटोज शुगर देखने को मिलता है। पेंटोज शुगर कितने प्रकार का मिलेगा बउआ न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होगा राइबोज प्रकार का और दूसरा होगा डीऑक्सी राइबोज प्रकार का। तो ये तो शुगर की बात हो गई, ठीक है ना। अगर दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इसका दूसरा नंबर कार्बन 2 प्राइम सी पे। क्या डिफरेंस आ रहा है 2 प्राइम सी पे, तो आप देखो राइबोज में 2 प्राइम सी पर हाइड्रा ऑक्साइड है और वहीं डीऑक्सी राइबोज में 2 प्राइम सी पर आपको मिल रहा है सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रा ऑक्साइड नहीं है। मतलब राइबोज के मुकाबले में डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है ना। इसी तरह से न्यूक्लिक अम्ल में 5 तरह के नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं। अब वो 5 तरह का नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहां पर जो भी 5 तरह के हैं ना, उनको 2 समूह में बांटा गया है। 5 में से 2 जो है ना प्यूरिन समूह से बिलोंग करते हैं और 5 में से 2 जो है ना पायरिमिडीन समूह से बिलोंग करते हैं। प्यूरिन कौन कौन सा होता है, तो जो ग्वानिन टाइप का नाइट्रोजनी क्षार जो कि न्यूक्लिक अम्ल में मिलता है, यह प्यूरिन समूह का है। और जो एडेनिन टाइप का नाइट्रोजनी क्षार मिलता है न्यूक्लिक अम्ल में, वह भी प्यूरिन समूह का है, ठीक है। तो प्यूरिन समूह में कितने नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, 2 नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, एक तो ग्वानिन है और दूसरा क्या है, एडेनिन है। इसी तरीके से बाकी का जो 3 है वो किस में आएंगे, पायरिमिडीन में आएंगे। कौन कौन से होंगे, तो साइटोसिन होगा, थायमिन होगा और क्या होगा, यूरेसिल होगा, ठीक है। जिसमें क्या है, जो ग्वानिन है ना बउआ, ये आपको आरएनए में भी देखने को मिलेगा और ये जो है आपको डीएनए में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एडेनिन की बात करें तो ये आरएनए में भी देखने को मिलता है और इसके अलावा ये डीएनए में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम साइटोसिन की बात करें तो यह भी हमको आरएनए में भी देखने को मिलता है और डीएनए में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर थायमिन की बात करें ना, तो थायमिन सिर्फ और सिर्फ जो है डीएनए में होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना किस में पाया जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा किस में, डीएनए में पाया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर यूरेसिल की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो पाया जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, तो आरएनए में पाया जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे एक हमने न्यूक्लियोसाइड का पिक्चर बनाया है। इस न्यूक्लियोसाइड के पिक्चर में क्या देख पा रहे हो, एक न्यूक्लियोसाइड है जिसका नाम है एडेनोसिन। एडेनोसिन हमने भी थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, ये कैसे बना है, जब राइबोज शर्करा के साथ एडेनिन नाम का नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा है। शर्करा के साथ जब नाइट्रोजनी क्षार जुड़ते हैं तब जाकर न्यूक्लियोसाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर भी तो वही बात हुआ है ना कि शर्करा के साथ यानी शुगर के साथ कौन जुड़ रहा है, वो हुआ नाइट्रोजनी क्षार जुड़ रहा है, यानी नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है। तो शर्करा के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तब जाकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। और यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बना है वो है एडिनोसिन। कौन सा, एडिनोसिन। इसके बगल में जरा सा ध्यान से देखिए, ये है न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक न्यूक्लियोसाइड है,
देखो ना, एक राइबोज प्रकार का सुगर है, इसके साथ जोड़ दिया गया है। किसको जोड़ दिया गया है? नाइट्रोजनी क्षार को। तो जब शर्करा के साथ जो है नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ देंगे, ये है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, जिसको नाइट्रोजनस बेस हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो सुगर के साथ जब नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा बुआ? तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और इस न्यूक्लियोसाइड में जैसे ही हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? फॉस्फेट समूह जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, ये न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। तो यहाँ पर भी तो वही काम हुआ है ना, कि देखिए पहले राइबोज को जोड़ा गया है एडेनिन से, बन गया न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड के पांचवा जो कार्बन है 5 प्राइम सी, पांचवें कार्बन पर जोड़ दिया गया है फॉस्फेट ग्रुप, तब ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हमने अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल में लिया था, एडेनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट कहेंगे। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर जी, अगर राइबोज शर्करा के साथ एडेनिन जुड़ता है तो एडेनोसिन बनता है, अगर राइबोज शर्करा के साथ ग्वानिन जुड़ेगा तो किस प्रकार का न्यूक्लियोसाइड बनेगा, अगर साइटोसिन जुड़ेगा तो किस प्रकार का न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो इसका जो है ना जवाब हम आगे देखते हैं। देखिए बउआ, चक्कर क्या है कि अगर राइबोज शर्करा जो कि आरएनए में पाया जाता है, आपको पता है राइबोज शर्करा ओनली फाउंड इन आरएनए, ठीक है ना, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर ओनली फाउंड इन डीएनए, ठीक है। तो आरएनए में पाया जाने वाला हम न्यूक्लियोसाइड को देखेंगे कि आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मूला फिर से रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी पेंटोज शुगर के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस को जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। चलिए यहां पर भी वही काम किया गया है। क्या किया गया कि राइबोज शर्करा के साथ एडेनिन अभी हमने जोड़ा था तो एडेनोसिन बना। इसी तरीके से राइबोज शर्करा के साथ जब ग्वानिन जोड़ेंगे तो ग्वानोसिन बनेगा। इसी तरीके से राइबोज शर्करा के साथ साइटोसिन जोड़ेंगे तो साइटिडिन नाम के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा। और इसी तरीके से राइबोज शर्करा के साथ यूरेसिल जोड़ेंगे तो यूरिडिन नाम के न्यूक्लियोसाइड का क्या होने वाला है? निर्माण होने वाला है, ठीक है। तो ये चार प्रकार का, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया? चौथा हो गया। ये चार प्रकार का जो न्यूक्लियोसाइड है ना, ये किस में देखने को मिलता है? तो ये आरएनए में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलते हैं। तो डीएनए में जो शुगर होता है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। देखिए यहाँ पे, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जब एडेनिन जुड़ता है तब जाकर एक न्यूक्लियोसाइड बनता है, और इस न्यूक्लियोसाइड को हम डीऑक्सी एडिनोसिन कहते हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। राइबोज के साथ जब एडेनिन जुड़ा था तो एडिनोसिन किए थे। इस बार क्या हो रहा है? राइबोज नहीं है, डीऑक्सीराइबोज है, और डीऑक्सीराइबोज के साथ एडेनिन जुड़ रहा है तो नाम में हम बस आगे में डीऑक्सी लगा देंगे, बन गया है डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड है जो डीएनए में देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड डीएनए में मिलेंगे? तो देखिए ना, हमने डीऑक्सीराइबोज के साथ ग्वानिन को जोड़ दिया तो डीऑक्सी ग्वानोसिन प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बना, ये भी आपको डीएनए में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से डीऑक्सीराइबोज के साथ हमने साइटोसिन को जोड़ा, तब जाकर बन गया डीऑक्सीसाइटिडिन। और डीऑक्सीसाइटिडिन क्या है? तो डीऑक्सीसाइटिडिन जो है एक न्यूक्लियोसाइड है जो कि आपको डीएनए में देखने को मिलता है। डीऑक्सीराइबोज के साथ जब हमने थाइमिन जोड़ा तो बन गया डीऑक्सीथाइमिडीन। चलिए यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है कि निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोसाइड जो है डीएनए में नहीं होता। तो आप देखो बउआ, आपको अच्छे से पता है कि डीएनए में जो है थाइमिन होता है, और यूरेसिल जो है ना आरएनए में देखने को मिलता है। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है, ठीक है।
तो ये जो बाकी का 3 जो आप देख रहे हो ना, बाकी का जो 3 नाइट्रोजनी क्षार देख रहे हो, ये तो आरएनए में भी कॉमन है और ये जो है डीएनए में भी कॉमन है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आखिरी वाला जो है ये दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिडिन जो है न्यूक्लियोसाइड वो आरएनए में मिलेगा और डीऑक्सीथाइमिडीन ये किस में देखने को मिलेगा, डीएनए में देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी भी थाइमिडीन टाइप का न्यूक्लियोसाइड आपको आरएनए में देखने को नहीं मिलता है, नोट कर लीजिए। कभी भी थाइमिडीन प्रकार का न्यूक्लियोसाइड आरएनए में देखने को नहीं मिलता है और कभी भी डीऑक्सीयूरिडिन प्रकार का न्यूक्लियोसाइड डीएनए में देखने को नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, ये इमेज तो आप देख ही चुके हो कि ये एडिनोसिन का निर्माण हुआ है जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है जिसका निर्माण एक शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षार के जुड़ने से हुआ है। चलिए ठीक, तो हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स में चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, इसमें कौन कौन से प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आरएनए और डीएनए ये जो 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें कौन कौन से प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला पता है आपको बउआ, क्या पता है कि जब हम क्या करते हैं कि कोई भी न्यूक्लियोसाइड लेते हैं, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोसाइड लेते हैं और इसके साथ हम जोड़ देते हैं किसको, फॉस्फेट ग्रुप को। कोई भी न्यूक्लियोसाइड के साथ हम किसको जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप को, तब जाकर बन जाएगा एक नया कंपाउंड, एक नया यौगिक जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। सेम यहाँ पर वही चीज है। तो हमने क्या किया, आरएनए में पाया जाने वाला जो न्यूक्लियोसाइड है ना, हमने उसको लिया। अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा है ना कि आरएनए में एडेनोसिन प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होता है, ग्वानोसिन प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होता है, साइटिडिन प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होता है और यूरिडिन प्रकार का क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। इसी तरीके से डीएनए में डीऑक्सी एडेनोसिन पाया जाता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन पाया जाता है, डीऑक्सी साइटिडिन पाई जाती है और डीऑक्सीथाइमिडीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो था न्यूक्लियोसाइड, ये सारे जो लिस्ट में है ये न्यूक्लियोसाइड है और इसके साथ क्या जोड़ने वाले हैं हम, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह। तब जाकर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये सब जो है ये है न्यूक्लियोसाइड, ये सब जो है न्यूक्लियोसाइड्स हैं और ये बीच में हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, तब जाकर जो प्रोडक्ट हमको तैयार हुआ वो क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड हुआ। क्या हुआ बुआ, न्यूक्लियोटाइड हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हम एडेनोसिन जो कि आरएनए में पाया जाता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेंगे तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो होगा एडेनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। शुरू में हमने बताया, जरा सा देखिए बगल वाले पिक्चर को, पिक्चर में देखिए हमने क्या किया है, राइबोज शर्करा लिया है, एडेनिन को जोड़ दिया है, बन गया है न्यूक्लियोसाइड और इस न्यूक्लियोसाइड में हमने फॉस्फेट समूह को जोड़ा, बन गया न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड का हमने नाम दिया एडिनोसिन। एडिनोसिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एडेनिन जुड़ा हुआ है, एडिनोसिन। और 5वें नंबर कार्बन पर हमने मोनोफॉस्फेट जोड़ा है, एक फॉस्फेट जोड़ा है, तो इसका पूरा नाम हो गया एडेनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर ग्वानोसिन टाइप का हम न्यूक्लियोसाइड लेते हैं और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, तब जाकर बन जाता है ग्वानोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। बस हम ये जो है ना एडेनिन की जगह पर हम जो है हम रख देंगे ग्वानो, जो है ना यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड है ना, इसमें हम जो है क्या करने वाले हैं, बस कभी एडेनोसिन ले लेंगे, कभी ग्वानोसिन ले लेंगे, फिर साइटिडिन ले लेंगे और इस तरीके से सब में हम फॉस्फेट समूह जोड़ते जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड से वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ऐसा ही है, ग्वानोसिन टाइप का अगर हम न्यूक्लियोसाइड लेते हैं और इसमें जोड़ देते हैं फॉस्फेट ग्रुप, तब वो बन जाता है ये ग्वानोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट। इसी तरीके से साइटिडिन प्रकार का अगर न्यूक्लियोसाइड लेते हैं और इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो बन जाएगा साइटिडिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से यूरिडिन अगर लेते हैं और इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, तब जाकर बन जाएगा यूरिडिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। और ये जो चारों प्रकार का जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये किस में देखने को मिलता है, तो आरएनए में देखने को मिलता है। अब डीएनए में कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है, तो आप जरा सा ध्यान से देखो, डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सी
सॉरी, सो जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो उसके नाम के आगे डीऑक्सी लगा होगा, बाकी सब कुछ तो लगभग सिमिलर ही होता है। तो हमने एक डीएनए में पाया जाने वाला एक न्यूक्लियोसाइड लिया जो कौन है, डीऑक्सी एडिनोसिन, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, बन गया डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से डीऑक्सी ग्वानोसिन लेंगे और इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे 5वीं नंबर कार्बन पर, तब जाकर बन जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से अगर हम डीऑक्सीसाइटिडिन लेते हैं, फॉस्फेट समूह जोड़ते हैं, तो बन जाएगा डीऑक्सीसाइटिडिन 5 प्राइम फॉस्फेट। इसी तरीके से अगर हम डीऑक्सीथाइमिडिन लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, तो बन जाएगा डीऑक्सीथाइमिडिन 5 प्राइम फॉस्फेट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा, आगे हमने ये देखा कि दूसरा डिफरेंस है ये। पहला डिफरेंस क्या था कि जब न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली कोई भी शर्करा किसी भी नाइट्रोजनी क्षार के साथ जुड़ती है तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, फिर हमने देखा न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली कोई भी न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ता है तब जाकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। डिफरेंस सेकंड क्या कहता है, डिफरेंस सेकंड कहता है कि सर जी जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो रहा होता है ना तो नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़ता है, जो कि सही बात है। कहां जुड़ता है, पहले नंबर कार्बन पे। आप देखो ना, ये वाला कौन सा कार्बन है 1 प्राइम सी, ये कौन सा है 2 प्राइम सी, ये कौन सा है 3 प्राइम सी, ये 4 प्राइम सी, और ये कौन सा है 5 प्राइम सी है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ रहा है, ये एडेनिन टाइप का जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है, ये नाइट्रोजनी क्षार है बउआ, जो जुड़ रहा है वो किस पे जुड़ रहा है, तो ये इस वाले कार्बन पर जुड़ रहा है जिसको हम पहली कार्बन कह रहे हैं। ये शुगर का, राइबोज शुगर का पहली कार्बन है। और न्यूक्लियोसाइड निर्माण के दौरान जो पेंटोज शर्करा है ना, इसके पहली कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है। वहीं अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड निर्माण के दौरान क्या होता है कि जो न्यूक्लियोसाइड है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है बउआ, न्यूक्लियोसाइड है। और इस न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पर, कौन सा कार्बन, ये 5वां कार्बन, आपको पता है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये कौन सा 5वां कार्बन। 5वें कार्बन पर कौन जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड निर्माण के दौरान जो नाइट्रोजनी क्षार है पेंटोज शर्करा के पहली कार्बन यानी 1 प्राइम सी से जुड़ती है। और वही न्यूक्लियोटाइड निर्माण के दौरान जो फॉस्फेट समूह है वह न्यूक्लियोसाइड से, न्यूक्लियोसाइड के जो पेंटोज शर्करा है, देखो ये न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, और इसका जो पेंटोज शर्करा है, इस पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से कौन जुड़ा है, फॉस्फेट समूह जुड़ा है। तो न्यूक्लियोटाइड निर्माण के दौरान फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के 5वीं कार्बन के साथ क्या होता है, जुड़ता है। आई थिंक ये दूसरा डिफरेंस भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। डिफरेंस थर्ड क्या कहता है, डिफरेंस थर्ड ये कहता है कि जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है ना बुआ, जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है तो नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़ता है। यह बात आपको पता है। कहां जुड़ता है, 1 प्राइम सी यानी पहली कार्बन पर जुड़ता है। और जब जुड़ता है तो एक नया बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। किसके किसके बीच में, तो जो नाइट्रोजनस बेस है और जो शुगर है, इन दोनों के बीच में, जो शर्करा है, इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है, एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, तो यहां पर हम स्पेलिंग सुधार देते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है ना बउआ, तो इस दौरान क्या देखने को मिलता है कि जो पेंटोज शर्करा है वो नाइट्रोजनी क्षार के साथ
पहली कार्बन से जुड़ती है और यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, एक बंधन बनते हैं जिसको एन ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। वहीं अगर न्यूक्लियोटाइड निर्माण के दौरान देखा जाए तो न्यूक्लियोसाइड के साथ, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो 5वें नंबर कार्बन पर जुड़ता है और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बउआ? इसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या है। न्यूक्लियोसाइड निर्माण के दौरान क्या देखने को मिलता है, नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा के साथ जब जुड़ते हैं पहली कार्बन पर तो एन ग्लाइकोसिडिक बंधन या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। और न्यूक्लियोटाइड निर्माण के दौरान फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड के साथ जब जुड़ता है तो फॉस्फोईस्टर बंधन या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ये था तीसरा डिफरेंस। और आई थिंक 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है उसमें इतने यानी 3 डिफरेंस लिखना मैक्सिमम या फिर सही होगा, चलेगा इतना। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने डिफरेंस फर्स्ट देखा, फिर हमने डिफरेंस सेकेंड देखा, फिर हमने डिफरेंस थर्ड देखा। तीनों डिफरेंस को हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक साइड में सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या देखा न्यूक्लियोसाइड के बारे में कि जब न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित कोई भी पेंटोज शर्करा कोई भी नाइट्रोजनी क्षार के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। वहीं अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली कोई भी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित कोई भी न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। दूसरा डिफरेंस हमने क्या देखा कि जब न्यूक्लियोसाइड निर्माण होता है तो न्यूक्लियोसाइड निर्माण के दौरान नाइट्रोजनी क्षार जो पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ता है वह पेंटोज शर्करा के पहली कार्बन यानी 1' के साथ जुड़ता है। वहीं अगर न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो वहां पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड निर्माण के दौरान फॉस्फेट समूह जो है न्यूक्लियोसाइड के जो पेंटोज शर्करा होते हैं इसके 5वीं कार्बन यानी 5' के साथ जुड़ते हैं। तीसरा डिफरेंस हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोसाइड निर्माण के दौरान नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। वहीं अगर न्यूक्लियोटाइड निर्माण की बात की जाए तो इसके दौरान फॉस्फेट समूह जब न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता है तब बनाता है फॉस्फोईस्टर बंधन यानी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आंसर करेंगे, वहां पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।